नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल। एक बार फिर से प्रस्तुत हो रहे हैं आप सबके सामने। तो ये वीडियो ईटीटी सेकंड पेपर हिंदी जो 15 अंकों की व्याकरण है उसमें, और साथियों मास्टर कैडर हिंदी के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाली 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आज हम। तो अधिक समय लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों हमारे पास पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। कौन सी देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। विकल्प है एक ध्वनि के लिए प्राय एक ही चिन्ह है। एक ध्वनि के लिए प्राय एक ही चिन्ह है। दूसरा विकल्प है कुछ वर्णों के उच्चारण नहीं होना। तीसरा है स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण वैज्ञानिक है। जब वैज्ञानिक वर्गीकरण है बिल्कुल सही है, ये विशेषता है, ठीक है। और चौथा है मूक वर्णों का ना होना। तो साथियों आपको बता देता हूँ जो जहाँ पर विकल्प गलत है, विशेषता जो नहीं है देवनागरी लिपि की, वो है ऑप्शन हमारा दूसरा, कुछ वर्णों के उच्चारण नहीं होना, ठीक है। ये आपको बता दूं कि ये इंग्लिश जो अंग्रेजी भाषा है उसकी जो वर्णमाला है रोमन लिपि की, ठीक है, उसमें ऐसे वर्ण आते हैं। जैसे हम नॉलेज लिखते हैं तो उसमें के जो शुरुआत में है के वर्ण अल्फ़ाबेट जो है वो साइलेंट हो जाता है। यदि हम साइकोलॉजी लिखते हैं तो उसमें पी जो है वो साइलेंट हो जाता है, तो मूक वर्ण उसमें कहते हैं, ठीक है। तो लेकिन मूक वर्ण इंग्लिश में है, ठीक है। जैसे नॉलेज का के गायब हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, हालांकि उसको लिखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ वर्णों के उच्चारण नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण जो लिखा जाता है उसका उच्चारण अलग है। तो जहाँ पर दूसरा और जहाँ पर आपको बता दूं कि ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये विशेषता जो है देवनागरी लिपि की नहीं है। बाकी तीनों विशेषता जो है वो देवनागरी लिपि की है। मूक वर्ण, मूक चौथा विकल्प देखिए ये भी सही है। देवनागरी लिपि में मूक वर्ण जो है ये आपको बता दूं कि नहीं है, ठीक है। और इंग्लिश में मूक वर्ण हैं, जैसे के साइलेंट हो जाता है, पी साइलेंट हो जाता है कहीं कहीं, ठीक है साथियों। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों हमारे पास दूसरा प्रश्न है, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है। हिंदी हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, किस भाषा से आया है, जो किस देश की भाषा ने इस शब्द को घड़ा है। तो साथियों विकल्प हैं संस्कृत, फारसी, उर्दू, प्राकृत। तो साथियों आपको बता देते हैं कि फारसी भाषा से हिंदी शब्द आया है। आपको बता देते हैं कि जब यही 18वीं सदी में जब ईरानियों ने भारत पर हमला किया तो उस वक्त इंदु मतलब इंडस जिसे बोला जाता था, इंडस रिवर जिसको सिंधु नदी कहा जाता है, ठीक है। सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उन्होंने इंदु कहा, ठीक है। वहीं से ये शब्द जो है वो हिंदी का रूप धारण कर गया। पूर्ण रूप से उन्होंने हिंदी रूप नहीं दिया, लेकिन इंदु का ही विकृत रूप जो है हिंदी माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए फारसी भाषा जो कि ईरान की भाषा है, ठीक है, उनकी देन माना जाता है हिंदी शब्द को, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते साथियों अगला प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपको बता देता हूँ कि दोनों ही पेपरों के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे ईटीटी सेकंड पेपर और मास्टर कैडर हिंदी। तो साथियों प्रश्न है, पंजाबी भाषा का जन्म प्राकृत की किस भाषा से हुआ है। प्राकृत साथियों आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले संस्कृत आई, फिर उसके बाद लौकिक संस्कृत कहा जाता है, जिसको मतलब संस्कृत को भी दो भागों में विभाजित करा गया। पहले वैदिक संस्कृत, फिर उसके बाद लौकिक संस्कृत, ठीक है। फिर उसके बाद माना जाता है कि पाली आई, जो कि संस्कृत का ही अपभ्रंश रूप माना जाता है, उसको हम नहीं गिनेंगे। पहले संस्कृत, फिर उसके बाद 1 ईस्वी सन से लेकर 500 ईस्वी सन तक, माफ करिएगा 500 ईस्वी सन, 1 ईस्वी सन से लेकर 500 ईस्वी सन तक जो है प्राकृत की 5 भाषाएं रहीं। वो प्राकृत की 5 भाषाएं कौन सी हैं? पेशाची, शौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी और महाराष्ट्री, जिसको मराठी कहा जाता है आजकल, ठीक है। तो ये 5 भाषाएं जो है प्राकृत की मानी गई हैं। इन 5 भाषाओं से ही साथियों पंजाबी भाषा निकली है, आपको जो याद होना चाहिए, ठीक है। 1 ईस्वी सन से लेकर 500 ईस्वी सन तक, ठीक है, इस दौरान 5 भाषाएं रहीं प्राकृत की। इन 5 भाषाओं से अलग अलग भाषाएं निकली, ठीक है। जैसे मागधी से बिहार की भाषाएं निकली, से मगही, फिर मैथिली आ जाता है, भोजपुरी आ जाता है, 3, ठीक है साथियों। और शौरसेनी से जैसे हिंदी निकली है, अर्धमागधी से जैसे ब्रज निकली है, ठीक है साथियों, इस प्रकार से। ओके, तो आपको बता देते विकल्प पढ़ लेते हैं पहले कि पंजाबी भाषा का जन्म प्राकृत की किस भाषा से हुआ है। विकल्प 4 हैं, पेशाची, शौरसैनी, अर्धमागधी या मागधी। तो साथियों आपको बता देते हैं पेशाची जो भाषा थी प्रकृति एक शाखा मानी जाती है, पेशाची से ही
पंजाबी भाषा निकली है। ठीक है, प्राकृत भाषा है पैशाची, और इसी की इसका ही अगला रूप जो है वो पंजाबी था। ठीक है साथियों, तो अगले प्रश्न चलते हैं साथियों। अभी हम पहुंच गए हैं चतुर्थ प्रश्न पर, जो है भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? बहुत सारे लोग कह जाते हैं बातों ही बातों में कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। साथियों ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत की राष्ट्रभाषा अभी तक कोई तय नहीं हुआ है। ठीक है साथियों, हाँ ये अलग बात थी कि 1965 तक समय दिया गया था संविधान सभा के द्वारा कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा बना देंगे, देश के सभी स्कूलों में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक भी जो साउथ के राज्य हैं वो अभी तक तैयार नहीं हुए हैं हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए। यही कारण है कि इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जा चुका है। ठीक है, तो साथियों राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो साथियों ये कौन से अनुच्छेद में, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में राजभाषा का दर्जा है? तो साथियों विकल्प है 343 भाग 1 में, 343 भाग 2 में, 344 जावे 344 भाग 1 में। तो साथियों सही विकल्प आएगा 343 भाग 1 में। ये कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी है। और राजभाषा का क्या अर्थ है, जो हमें कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिख के बताइए। कहीं से भी सर्च करें, जो आप खुद से सर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा आएगा। तो यदि आपको 24 घंटे के अंदर ये आंसर नहीं आया तो हम डेफिनेटली इसका आंसर खुद देंगे। ठीक है, और पिन कर देंगे इसका आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। तो साथियों पांचवा प्रश्न है हमारे पास, कौन सा शब्द, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो फारसी का है, फारसी भाषा का है? विकल्प है सौदागर, औरत, हिसाब, कैंची। इस प्रकार का प्रश्न साथियों आपको बता दूं कि यूजीसी नेट के एग्जाम में भी आया था, जो अभी 13 नवंबर को हुआ है। इस प्रकार के प्रश्न वहां पर आए हुए थे। तो ये श्योर हुआ पक्का कि ईटीटी सेकंड पेपर जो हिंदी है उसमें 15 अंकों के ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो कौन सा शब्द फारसी का है? सौदागर पहला विकल्प है सौदागर, दूसरा है औरत, तीसरा है हिसाब और चौथा है कैंची। तो साथियों कैंची शब्द ये तुर्की भाषा से आया है हिंदी में। हिसाब और औरत शब्द ये अरबी भाषा के हैं, और पहला विकल्प जो सौदागर ये फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो साथियों हमारे पास छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? पहला है अर्थ के आधार पर शब्द भेद तत्सम और तद्भव आदि हैं। दूसरा है प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद विकारी और अविकारी शब्द हैं। तीसरा है रचना के आधार पर शब्द भेद रूढ़ और जोगिक रूढ़ है। ठीक है, और चौथा विकल्प है पहला और तीसरा सही है। साथियों चौथा विकल्प बिल्कुल गलत है, आपको बता देता हूं। और जो सही विकल्प है, जहां पर पूछा क्या है कि गलत युग्म चुनना है। साथियों गलत युग्म कौन सा है आपको बता देता हूं। गलत युग्म साथियों पहला है, अर्थ के आधार पर शब्द भेद सार्थक और निरर्थक होते हैं, ना कि तत्सम और तद्भव। ठीक है, अभी हमें कमेंट सेक्शन में आप बताइए जाकर कि तत्सम और तद्भव और देशज और विदेशी जो शब्द हैं ये किस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, प्रयोग की दृष्टि से तो आते हैं विकारी और अविकारी शब्द, है ना। रचना की दृष्टिकोण से आते हैं यहाँ पर रूढ़, यौगिक और यौगिक रूढ़। लेकिन वहीं पर जो अर्थ के आधार पर हैं वो आते हैं सार्थक और निरर्थक। ठीक है, लेकिन साथियों आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में जाकर कि तत्सम और तद्भव किस श्रेणी में आते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द ये शब्द किस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, बाकी तो हम बता दिया। तो अभी हम अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। तो साथियों हमारे पास 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव शब्द वह शब्द होते हैं जो कि संस्कृत के शब्दों से ही विकृत होकर अपना रूप जो है बदल चुके हैं। ठीक है, अभी तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत से हूबहू प्रयोग हो रहे हैं हिंदी में। ठीक है, वही शब्दों का अगला स्वरूप हम कह सकते हैं, विकृत स्वरूप भी कह सकते हैं, सुधरा हुआ स्वरूप भी कह सकते हैं। जैसे एक हस्त शब्द है, हस्त शब्द का अभी तद्भव रूप क्या हो चुका है? हाथ। तो अभी हम साथियों इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? पहला है दुग्ध, दूसरा है अक्षी, तीसरा है तिनका, चौथा है पत्र। तो साथियों तिनका शब्द जहां पर तद्भव है। ठीक है, अभी पहला विकल्प देख लेते हैं, दुग्ध ये तत्सम शब्द है, इसका साथियों तद्भव क्या होगा? वो होगा दूध। ठीक है, अक्षी शब्द ये भी तत्सम शब्द है साथियों। पूछा क्या कहते हैं कि तद्भव कौन सा है, वो हमने बता दिया, तीसरा विकल्प तद्भव है। अभी दूसरा विकल्प इसको पढ़ना भी लाजमी हो जाता है साथियों। दूसरा जो विकल्प है वो है अक्षी। इसका अर्थ क्या है साथियों? आंख। आंख जो है इसका तद्भव शब्द है, मतलब तद्भव अर्थ है। अभी साथियों चौथा विकल्प जो था वो था पत्र। पत्र साथियों ये एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव रूप होगा वो क्या होगा? पत्ता। क्या होगा साथियों? पत्ता।
तो ये तो हो गए सभी विकल्पों की बात। अभी हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा 8वां। तो साथियों हमारे पास 8वां प्रश्न है, लड़के खेलते हैं लेकिन लड़कियां नहीं। ये एक वाक्य है साथियों। तो इस वाक्य में कौन सा शब्द अविकारी है? अविकारी शब्द जानते हैं ना साथियों, वह शब्द जिनमें लिंग वचन कारक या पुरुष के आने पर भी, मतलब पुरुषवाचक के आने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है, ठीक है। तो अविकारी शब्द कौन से है इस वाक्य में, या कौन सा एक शब्द जो है अविकारी है जिसमें लिंग वचन कारक या पुरुषवाचक सर्वनाम के आने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है साथियों? इसका हमने चुनाव करना है। 4 विकल्प है हमारे सामने, तो प्रश्न आप समझ गए होंगे साथियों, ठीक है। तो विकल्प है लड़के, खेलते, लेकिन, या लड़कियां, ठीक है साथियों। तो आपको बता देते हैं कि जो विकल्प सही है वो हमारा आएगा तीसरा विकल्प जो है लेकिन, वो जहां पर अविकारी शब्द है। अभी अविकारी शब्द का कौन सा भेद है जो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, या समुच्चय बोधक है, या विस्मयादि बोधक है लेकिन शब्द, ठीक है। लेकिन शब्द कौन सा है? संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, क्रिया विशेषण है, या विस्मयादि बोधक है। चारों में से एक भेद जो है वो अविकारी का है, ठीक है साथियों। तो अभी हमें बताइए कमेंट सेक्शन में जाकर। साथियों जो आपको बता देते हैं, जो विकल्प पहला है लड़के, जे एक विकारी शब्द है। क्या है लड़के? संज्ञा। विकारी क्या है? जिसमें लिंग वचन कारक के आने पर परिवर्तन होता है, परिवर्तन हुआ, ठीक है। अभी जहां पर बता देता हूं वचन, लड़का शब्द जो है वो सिंगल था, ठीक है, एक वचन था, लेकिन जब लड़के बन गया, बहुवचन आ गया, तो ये थोड़ा सा है ना विकारी बन गया, मतलब और जैसा इसमें और ज़्यादा परिवर्तन हो गया, लड़के बन गया। अभी खेलते शब्द एक जो है क्रिया है, ठीक है, जे भी एक विकार, क्रिया शब्द जो भी है वो भी विकारी में ही आते हैं। अभी जो चौथा विकल्प है लड़कियां, तो साथियों लड़की शब्द जो है मूल शब्द है, लेकिन लड़कियां वो वचन के आने पर, मतलब बहुवचन आने पर लड़कियां बन गया, ठीक है साथियों। तो जहां पर जे भी विकारी शब्द है, और हमारा सही जो शब्द है वो है जहां पर तीसरा, ठीक है। अविकारी पूछा गया है तो उसका हमने चुनाव कर लिया। अगले प्रश्न में चलते साथियों, 9वां प्रश्न हमारे सामने है। तो अभी हम पहुंच गए साथियों 9वें प्रश्न के ऊपर, ठीक है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है? दीर्घ स्वर जानते होंगे आप लोग। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास औरत, दूसरा है कृषक, तीसरा है खेत, और चौथा है भाड़ा। भाड़ा मतलब किराया। तो साथियों इसमें जो दूसरा विकल्प है बिल्कुल सही है, ठीक है। कृषक शब्द, क के पैर में री लगा हुआ है। हम पढ़ते हैं ना अ आ ई बड़ी ई, फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ, फिर री आता है, ठीक है। वही बात मैं कर रहा हूँ जहाँ पर साथियों कि री ऋषि वाला वो आता है ह्रस्व स्वर जो होते हैं, जहाँ हम कह सकते हैं मूल स्वरों में आता है, ठीक है। तो जहाँ पर ह्रस्व स्वर है, जहाँ पर लगा हुआ क के पैरों में, जिसे बोला गया कृषक, ठीक है, री बोला जाता है इसको। तो यही कारण है कि यहाँ पर दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, और पहला, तीसरा और चौथा इसमें दीर्घ स्वर लगे हुए हैं, ठीक है साथियों, याद रखिएगा, ठीक है साथियों। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो साथियों अभी हम पहुंच गए 10वें प्रश्न के ऊपर, कौन सा मत गलत है, ये प्रश्न है। और विकल्प है हमारे सामने प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, मतलब प्रत्येक वर्ग, जैसे क वर्ग, फिर आ गया ग वर्ग, फिर आ गया पंचम वर्ण जो कि नासिकीय ध्वनियाँ हैं, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का। तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अलग प्राण है, दूसरा विकल्प है। गलत का चुनाव करना साथी, दूसरा विकल्प है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण है। जैसे जितने भी ऊष्मीय व्यंजन है ना, श स स ह ऐसे वाले। आगे साथियों तीसरा मत है, जिन वर्णों के उच्चारण में गले के कंपन से गूंज होती है उन्हें घोष या सघोष, एक ही बात है, घोष या सघोष साथियों एक ही बात है, यहाँ पर अघोष की बात नहीं हो रही है। दोबारा से पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये मत भी, जिन वर्णों के उच्चारण में गले के कंपन से गूंज होती है उन्हें घोष या सघोष कहते हैं, तीसरा विकल्प हो गया साथियों। अगला विकल्प है हमारा, वर्णमाला में ऐसे व्यंजन वर्ण जो दो अक्षरों को मिलाकर बनाए गए हों वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है साथियों। ये हो गया हमारा चौथा विकल्प। तो साथियों विकल्प जो गलत है वो है हमारा चौथा विकल्प, ठीक है। पहला विकल्प क्यों नहीं गलत है, दूसरा विकल्प क्यों नहीं गलत है, तीसरा विकल्प वो हम बाद में बात कर लेते हैं, लेकिन चौथा विकल्प गलत क्यों है, इसमें बात की गई कि वर्णमाला में ऐसे व्यंजन जो दो या दो अक्षरों से मिलकर बनाए गए हों वो द्वित्व व्यंजन कहते हैं, बिल्कुल गलत, उनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, ना कि द्वित्व। इसके बारे में हमने पहले भी समझाया गया था। अभी द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं वो आपको जहाँ पर दिखाई
दे रहे होंगे। ठीक है साथियों, द्वित्व व्यंजन कौन से हैं? जैसे हम स्थाई शब्द लिखते हैं ना, स्थाई, ठीक है, उसमें जो स आधा आ गया, ठीक है, थ को आ की मात्रा और य को बड़ी ई की मात्रा, इसमें जो थ शब्द है वो आपको बता दिया मैंने कि वो द्वित्व है। ठीक है, लेकिन जहाँ पर जो मत है चौथा बिल्कुल गलत है। वर्णमाला में ऐसे व्यंजन वर्ण जो दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से बनते हैं उनको संयुक्त कहा जाता है, ना कि द्वित्व। अभी द्वित्व क्या है वो हमने बता दिया उदाहरण स्वरूप। अभी पहला मत देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। ये तो साथियों पढ़ा ही है हमने। ठीक है, अल्प प्राण होता है क्योंकि जब इनका प्रयोग हम करते हैं तो वायु जो है वो कम मात्रा में या कम जोर से बाहर निकलती है। अभी दूसरा वर्ण क्या है, दूसरा विकल्प क्या है साथियों? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा तथा समस्त ऊष्म वर्ण जो है महाप्राण है। ठीक, महाप्राण के बारे में बता दिया मैंने। तो दूसरा जैसे कि ख हो गया और चौथा हमारा घ घड़ी वाला। ठीक है, उसी लाइन में अगर हम देखेंगे नीचे वाले वर्णों को भी, तो वो दूसरा और चौथा वर्ण जो है और ऊष्म वर्ण जितने भी हैं, ठीक है, 4 हैं। ठीक है, श स ह ये 4 हैं। तो बता दिया मैंने कि ये भी आपको महाप्राण में ही रखने हैं। ठीक है, अभी तीसरा जो विकल्प है साथियों उसको भी देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में गले के कंपन से गूंज होती है, उन्हें घोष कहा जाता है, जैसे घोष कहा जाता है। लेकिन साथियों इसके विपरीत जो वर्ण होते हैं, जैसे कि जिनको अघोष कहा जाता है, उनकी परिभाषा क्या होगी? जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन नहीं होती है, जब गूंज नहीं होती है, जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन जो है बहुत कम होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि नहीं होती, बिल्कुल कम होती है। ठीक है, वहां पर अघोष व्यंजन कहा जाएगा। अभी हमें लिखकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, 2 घोष व्यंजन बता दीजिए और 2 अघोष व्यंजन बता दीजिए। ठीक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, बहुत दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं साथियों। ठीक है, अभी हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा साथियों 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, व्यंजनों के नीचे जब तिरछी रेखा, जिसे हलंत कहा जाता है, लगाई जाए तब उसे हलंत कहते हैं। ठीक है, व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाए उसे क्या कहा जाता है साथियों? हलंत कहा जाता है। ये हलंत का क्या अर्थ है साथियों? यही तो बताना है। बहुत बार बच्चों को जो पता ही नहीं होता हलंत लगाते क्यों है ये। ठीक है, ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, ये छोड़ना नहीं है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कई बार। ठीक है, तो पहला विकल्प है स्वर युक्त व्यंजन दिखाने के लिए। स्वर कीजिए, हर व्यंजन तभी कंप्लीट होता है ना साथियों जब उसमें स्वर मतलब अ का समावेश हो। ठीक है, तो ये तो विकल्प पहला है, कुछ और ही बात कर रहा है, देख लेते हैं इसको भी। स्वर युक्त व्यंजन दिखाने के लिए। दूसरा है स्वरहीन व्यंजन दिखाने के लिए। तीसरा है संयुक्त व्यंजन के नीचे प्रयोग होता है। चौथा है द्वित्व व्यंजन के नीचे इसका प्रयोग होता है। तो साथियों आपको बता देते हैं कि स्वरहीन व्यंजन दिखाने के लिए कि इसमें स्वर नहीं है। ठीक है, स्वरहीन व्यंजन दिखाने के लिए ही हलंत का प्रयोग होता है, जिसमें स्वर का अभाव हो। ठीक है साथियों, तो ये आप देख लीजिएगा इसकी उदाहरण में जहां पर दे रहा हूं। अगले प्रश्न पर चलते साथियों। तो साथियों अभी हमारे पास है 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है कि नवनिर्मित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो साथियों नवनिर्मित ध्वनियाँ जो हैं उसके विकल्प पढ़ लेते हैं। पहले, व्यंजन के नीचे नुक्ता आने वाले व्यंजन, जो नुक्ता जानते हैं ना, जब व्यंजन के नीचे एक बिंदी लगाई जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं नुक्ता। अगला जो विकल्प है आ भी आगत अर्थ ग्रहित स्वर हैं। ठीक है, तीसरा है दोनों सही हैं, ऊपर वाले पहला और दूसरा, और चौथा है विकल्प को कोई भी सही नहीं है। तो साथियों आपको बता देते हैं कि तीसरा विकल्प बिल्कुल सही आएगा, पहला और दूसरा जो विकल्प है बिल्कुल सही है। व्यंजन के नीचे जब नुक्ता लगाया जाता है ना साथियों, जो जैसे कि उदाहरण के लिए ज के पैर में यदि नुक्ता आ जाए तो उसका उच्चारण क्या बन जाता है? ज। आगे फ के पैर में यदि नुक्ता लगाया जाए तो समझ लीजिए उसको बोला था फ। ठीक है साथियों, तो जे उच्चारण में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। तो जे व्यंजनों के पैर में या तल में जब नुक्ता लगाया जाता है, बिंदी लगाई जाती है, उससे थोड़ा सा ध्वनि में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, उसका उच्चारण में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। तो ये किस भाषा से आए हैं ये दो व्यंजन? ठीक है, अभी तो कहीं कहीं ग पैर के नीचे भी, ग के व्यंजन के नीचे भी नुक्ता लगाया जा रहा है। तो जो किसके प्रभाव से, किस भाषा के प्रभाव से हिंदी में ये प्रयोग होने लगा? तो साथ ही बता देते हैं अरबी और फारसी भाषा से इसका प्रयोग होने लगा है। अरबी और फारसी के जो व्यंजन हैं उससे प्रभावित हैं ये वाले व्यंजन। ठीक है, अभी जो कि ना कि आ में आता है ना ही ओ में आता है। जैसे नॉलेज शब्द लिखते हैं हम, कॉलेज शब्द लिखते हैं, ठीक है, वो इंग्लिश वाले
तो उसके लिए ये स्वर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, तो ये अंग्रेजी से माना जाता है कि ये अंग्रेजी से हिंदी में प्रयोग होने लगा है, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि नहीं, ये अरबी और फारसी से ही आए हैं ये भी। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, उसको पढ़ लेते हैं। हमारे पास अभी है 13वां प्रश्न साथियों। क्या है प्रश्न का नाम? कौन सा विचार या मत गलत है? पहला है ह्रस्व स्वर है अ, छोटी ई, छोटा ऊ, जर्री। दूसरा विकल्प है दीर्घ स्वर है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए और छोटा ओ और बड़ा ओ। अगला है संयुक्त स्वर, बड़ी ए और बड़ा ओ। ठीक है, अगला चौथा विकल्प है जो अनुस्वार, जिसे अंग बोला जाता है, और विसर्ग। ठीक है, ह का उच्चारण करता है जो विसर्ग। ठीक है, बी स्वर है, अंग और विसर्ग बी स्वर है। साथियों चौथा विकल्प बिल्कुल गलत है। ठीक है, अंग अनुस्वार जिसको बोला जाता है और विसर्ग जिसका उच्चारण हो है। साथियों ये तो ना तो स्वरों में आते हैं ना ही आते हैं व्यंजनों में। ठीक है, लेकिन फिर भी इनको स्वरों में ही गिना जाता है। तो यदि पूछ लिया जाए कि कितने कुल स्वर हैं तो 13 लिखते हैं, लेकिन वैसे मुख्य तौर पर 11 स्वर हैं। ठीक है, मुख्य तौर पर 11 हैं। और मूल स्वर कितने हैं साथियों? वो है हमारे 4, जैसे कि ह्रस्व स्वर जिसको बोला जाता है अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये मूल स्वर हैं। मुख्य स्वर, टोटल मुख्य स्वर कितने हैं? वो है 11 और कुल स्वर 13। अभी कहीं ना कहीं तो अनुस्वार और विसर्ग रखने ही थे, तो इसलिए जोड़ दिए गए स्वरों में ही। ठीक है साथियों, याद रखिएगा, ये कन्फ्यूज़न होता है बार बार। मूल स्वर 3 ही है, 4 ही हैं, माफ़ करिएगा, और जो मुख्य स्वर हैं वो 11 माने जाते हैं। और अगर कुल स्वरों की बात करें तो अनुस्वार और विसर्ग को भी साथ में ही गिना जाता है अभी। हालांकि ये स्वरों में भी नहीं आते हैं, ना ही ये व्यंजनों में आते हैं। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न। साथियों अगले प्रश्न बनाने से पहले ये हमें बता दीजिएगा कि ह्रस्व क्या होता है। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर। दीर्घ में क्या है और ह्रस्व में क्या है? ह्रस्व स्वर क्या है और दीर्घ स्वर क्या है? ये हमें कमेंट सेक्शन में जराकर जरूर बताइएगा। ठीक है, अभी हम पहुंच गए 14वें प्रश्न पर। 14वां प्रश्न है हमारा, स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर कुल कितने वर्ण हैं? स्वर और व्यंजनों को मिलाकर अभी कुल कितने वर्ण हैं? 54 मतलब 54। विकल्प पढ़ रहा हूँ साथी, 54, 54, 53, 53, 52, 52, या चौथा विकल्प है 51 मतलब 51। तो साथियों बता देते हैं कि कुल 52 वर्ण हो चुके हैं कुल। तो यदि पेपर में ये प्रश्न आए इस तरह का तो आप 52 पर टिक करिएगा। ठीक है साथियों, और कैसे हैं ये 52 वर्ण? अभी ये आपको चार्ट इधर हम दिखा रहे हैं, देख लीजिएगा। इस प्रकार से कुल 52 वर्ण हैं और गिन लीजिएगा पूरे पूरे। ठीक है, ओके साथियों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो साथियों अभी हम पहुंच गए 15वें प्रश्न पर। प्रश्न है कौन सा शब्द युग्म गलत है? ठीक है, पहला विकल्प है नाक, रूढ़ शब्द है ये। दूसरा विकल्प है डाकघर, यौगिक शब्द है ये। तीसरा है पंकज शब्द, जो कि योग रूढ़ शब्द है। चौथा विकल्प है इनमें से कोई भी गलत नहीं है, अर्थात सभी सही हैं। तो साथियों जो सही विकल्प आएगा वो हमारा चौथा ही है, क्योंकि इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सभी सही हैं। यदि हम पहला विकल्प देखें वो है नाक शब्द। ठीक है, नाक शब्द में यदि हम इस विकल्प को अच्छी प्रकार से पढ़ें, नाक शब्द को 2 हिस्सों में बांटें तो ना को आ की मात्रा प्लस क बन जाता है। ठीक है, रूढ़ शब्द का यही तो अर्थ होता है कि इसको 2 खंडों में विभाजित भी करें तो साथियों इसका जो अर्थ है वो कुछ भी नहीं निकलता है। ठीक है, जैसे ना का मतलब कुछ नहीं होता है, क का मतलब स्वतंत्र रूप से खंडित करने पर इसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, अभी दूसरा विकल्प देख लेते हैं डाकघर। देखो दो शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द उनको कहा जाता है यौगिक। ठीक है साथियों, डाकघर तो इसलिए डाक प्लस घर। डाक का मतलब तो पता ही होगा आपको साथियों, घर का भी अलग, इसलिए 2 शब्दों के मेल से जब एक शब्द बनता है उसको यौगिक कहा जाता है। अभी तीसरा विकल्प देख लेते हैं साथियों, पंकज। ठीक है, इसका मतलब होता है कीचड़ से उगा हुआ। ठीक है, कमल के लिए प्रयोग किया जाता है ये शब्द पंक प्लस ज। ठीक है, जोग रूढ़ शब्द वह होते हैं जो कि यौगिक भी होते हैं और उसमें रूढ़ शब्द का प्रयोग होता है। जैसे हम पंख देखें, पंख का अर्थ भी होता है। ठीक है, पंख का अपना एक अर्थ है, लेकिन जो साथ में जोड़ देने से उसका स्वरूप जो है थोड़ा सा बदल जाता है। जोग मतलब पंख, इसका अर्थ होता है कीचड़, जा हम कीचड़ कह सकते हैं, लेकिन जब जो जुड़ जाता है तो कीचड़ में उगा हुआ, जिसको बोला जाता है कमल। ठीक है साथियों, तो जब
पंकज मतलब जोग शब्द के साथ रूढ़ शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ पर जोग रूढ़ शब्द। ठीक है साथियों, तो रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनको खंडित करने पर एक वर्ण निकलता है, एक व्यंजन निकलता है, उसको वो स्पष्ट अर्थ नहीं होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 15वां प्रश्न। साथियों कैसी लगी वीडियो, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा अगर आपको अच्छी लगी, और बताएगा कि अगली वीडियो कौन से विषय पर होनी चाहिए। इसमें हमने वाक्य शुद्धि वाले प्रश्न नहीं लाए हैं, और भी बहुत सारे डीप में प्रश्न हो सकते थे, लेकिन मुझे लगता है वो आप खुद से तैयार करिए। जैसे कि पर्यायवाची हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, ठीक है, वो वाले शब्द आप खुद से करिए। आप अपना गहन शक्ति मेमोरी लेवल से उसको याद कर सकते हैं, अधिक से अधिक मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट देने के लिए हमारे टेलीग्राम पेज पर आप अप्रोच कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।